वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में हमें सबसे पहले नाम जो बैंकों का याद आता है वो आता है एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन दोनों बैंकों का कंपैरिजन करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे दोनों में से कौन सा बैंक हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कंपैरिजन में मैं आपको सबसे पहले बैंकों का हिस्ट्री बता देता हूँ एंड उनका बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करें तो HDFC Bank is one of the India's leading private bank and was among the first to receive approval from the Reserve Bank of India to set up private sector bank in 1994। तो वह HDFC Bank तो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जिसको RBI से अप्रूवल मिला था एक प्राइवेट बैंक इंडिया में सेटअप करने का, और ये बैंक कब सेटअप हुआ था 1994 में। तो दोस्तों आज की बात करें अब तक ये बैंक कहाँ पर जा चुके हैं तो टुडे HDFC Bank हैज़ अ बैंकिंग नेटवर्क ऑफ 5653 ब्रांचेज एंड 16,291 ATMs एंड उसी के साथ साथ 2,917 सिटीज़ में। यानी कि HDFC बैंक फिलहाल जो अपना फैल चुका है वो 3,000 सिटीज़ में फैल चुका है। इनकी ब्रांचेस हैं, ATMs हैं, उसके बाद इनके 16,000 से ऊपर के ATMs हैं एंड 5,500 के ऊपर की इनकी ब्रांचेस है, 5500 के ऊपर। तो दोस्तों बैंक तो बहुत बड़ा हो चुका है आज की वैल्यू में। उसके बाद आगे की बात करें तो बैंकिंग मतलब बैंक का बिजनेस क्या क्या है। तो सबसे पहले रिटेल बैंकिंग जो कि इनका सबसे बड़ा बिजनेस है। ये मेनली रिटेलर्स कोई लोन देते हैं, रिटेलर्स के साथ ही अपनी डील करते हैं। उसके बाद होलसेल बैंकिंग यानी कि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ, एंड उसके साथ साथ ट्रेजरी यानी कि फॉरेन एक्सचेंज हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, लोकल करेंसी, मनी मार्केट, एंड उसके साथ साथ डेप्ट, सिक्योरिटी एंड इक्विटी। तो भाई इन सब का HDFC बैंक का बिजनेस है। बैंक तो बहुत पुराना है, सबसे बड़ा बैंक हमें इंडिया का देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों अब बात करें ICICI बैंक की। तो ICICI बैंक के मैं आपको बिजनेस भी बता देता हूँ एंड साथ में उनके ब्रांचेज एंड ATMs भी देखेंगे कहाँ पर बैंक जा चुका है। ICICI बैंक इज़ अ लीडिंग प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो भाई ये भी लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया का। उसके बाद द बैंक कंसोलिडेटेड टोटल एसेट्स स्टोर्ड एट ₹14.76 ट्रिलियन एट September 30, 2020। तो ये 2020 तक इनके एसेट्स ₹14.76 ट्रिलियन रुपीज़ के इनके एसेट्स बन चुके हैं। अब ICICI बैंक करंटली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 5,288 ब्रांचेस, यानी इनकी भी ब्रांचेस 5,000 से ऊपर एक अच्छी ब्रांच का नेटवर्क है, एंड उसके बाद 15,158 ATMs। तो भाई इनका भी ATM नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है। तो दोस्तों दोनों बैंकों की बात करें तो दोनों बैंकों का बिजनेस भी दोनों लीडिंग बैंक है, उन्हीं के साथ एंड उसी के साथ साथ इनकी ब्रांचेस भी अच्छी हैं एंड बिजनेस भी दोनों बैंकों का सेम ही है। तो बात करें ICICI बैंक की तो ये कब स्टार्ट हुआ था। ये भी स्टार्ट हुआ था 1994 में बाय ICICI लिमिटेड जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, एंड ICICI बैंक एक सब्सिडरी कंपनी है ICICI लिमिटेड की। दोस्तों दोनों बैंकों का बिजनेस तो सेम है एंड दोनों डील भी मतलब सेम ही कस्टमर्स में करती है। लेकिन जो HDFC बैंक के साथ जो एक बिजनेस में बात है वो बात ये है कि ये मेनली रिटेलर्स के साथ ज़्यादा डील करते हैं। जैसे इन्होंने अपनी साइट पर भी दिया हुआ है कि रिटेल बैंकिंग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि इनमें NPA के इशूज़ काफ़ी कम बनते हैं। मैं इसी वजह से आपको पहले की वीडियोज़ में भी कहता था इनका जो बिज़नेस है वो रिटेलर्स को लेकर ज़्यादा रहता है। तो अगर इनके NPA के इशूज़ बनेंगे भी तो वो भी काफ़ी कम बनेंगे। दैन दोस्तों आइए उसके बाद मैं स्टॉक का आपको रिटर्न्स भी बता देता हूँ। दोस्तों अब बात करें स्टॉक मतलब हिस्ट्री में कैसे चला है या उसने रिटर्न्स कैसे दिए, तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक वर्सेस ICICI बैंक। तो भाई HDFC बैंक की बात करें तो अपने आप में स्टॉक ने 22,000 से ऊपर के अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। उसके अगेंस्ट में ICICI बैंक ने 14,000 के ऊपर के अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों मैक्सिमम चार्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं, दोनों बैंक लगभग सेम ही चलते हैं। ऑल्दो HDFC बैंक ने थोड़े रिटर्न्स अच्छे दिए लेकिन दोनों का चार्ट में हमें मूवमेंट सेम ही देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों 5 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो दोनों बैंक के हमें लगभग सेम ही रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो ICICI बैंक के थोड़े से ऊपर है, ICICI बैंक के 200 से ऊपर एंड HDFC बैंक के 130 के आसपास। आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हैं कि दोनों बैंकों ने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बाद दोस्तों इनके 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के रिटर्न्स में ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 88% के रिटर्न्स, एंड उसके अगेंस्ट में HDFC बैंक ने 33% के बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल की सिचुएशन में इन शॉर्ट टर्म पिछले 5 सालों से ICICI बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप स्टॉक में भी देख सकते हैं कितने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऑल्दो HDFC बैंक के भी रिटर्न्स बुरे नहीं है, HDFC बैंक ने भी लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी शॉर्ट टर्म में ICICI बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। दोस्तों अब बात करें इनके फंडामेंटल्स में कंपैरिजन की तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो HDFC बैंक की हमें 7.97 लाख
यानी कि 8 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है। उसके अगेंस्ट में ICICI बैंक की 4.69 लाख करोड़ की यानी कि 4.5 लाख से ऊपर की मार्केट कैप देखने को मिलती है। दोनों बैंकों की अपनी अपनी जगह पे एक अच्छी मार्केट कैप है। ये तो मार्केट कैप हो गई। उसके बाद एम्प्लॉयज़ की बात करें, बैंक के 1,23,000 के ऊपर के एम्प्लॉयज़ से एक अच्छी एम्प्लॉय बेस देखने को मिलती है। उसके अगेंस्ट में ICICI बैंक के 97,000 के ऊपर के एम्प्लॉयज़, इनकी भी अपनी जगह पे अच्छे एम्प्लॉय बेस हैं। उसके बाद दोस्तों इनके PE रेशो की बात करें दोनों बैंकों के, तो दोनों बैंकों का PE रेशो लगभग हमें सेम ही देखने को मिलता है, 24-25 के आसपास है, जो कि अपनी इंडस्ट्री PE के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। यानी कि कोई भी बैंक ओवर वैल्यूड नहीं है। देन उसके बाद दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करें तो दोनों बैंकों का लगभग सेम ही है, 0.45 0.30। दोनों बैंकों का 0.50 से नीचे का ही डिविडेंड यील्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि मतलब दोनों बैंक थोड़ा कम ही डिविडेंड देते हैं। देन दोस्तों उसके बाद बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर है HDFC बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HDFC बैंक। देन दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करें तो HDFC बैंक के प्रोमोटर्स के बाद अच्छी खासी 25% की हमें होल्डिंग देखने को मिलती है। उसके बाद FII का स्टेक 39% का एक हमें अच्छा स्टेक देखने को मिलता है। एंड DII का स्टेक भी हमें 21% एक अच्छा DII स्टेक देखने को मिलता है। एंड जनता का भी यानी पब्लिक का भी एक हमें 13% का एक सही स्टेक देखने को मिलता है। तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऑल्दो प्रोमोटर होल्डिंग तो थोड़ी सी कम है, लेकिन बाकी सब शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं लगी। देन दोस्तों उसके बाद बात करें ICICI बैंक की, तो यहाँ पर आपको प्रोमोटर होल्डिंग 0 देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी कहा था, ICICI बैंक की प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा 0 देखने को मिलती है। यही सेम चीज़ हमें ITC में भी देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ पर लेकिन FII का जो स्टेक है 48% का काफ़ी अच्छा स्टेक देखने को मिलता है, यानी ये काफ़ी इंटरेस्टेड है FII इस स्टेक में, इस बैंक पे। उसके बाद DII के स्टेक की बात करें तो 41% का हमें ये भी अच्छा स्टेक देखने को मिलता है। एंड पब्लिक का भी 10% का एक सही स्टेक देखने को मिलता है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो मुझे HDFC बैंक थोड़ा ज़्यादा भरोसेमंद लगा, क्योंकि एटलीस्ट उनके पास कुछ तो प्रोमोटर होल्डिंग है। देन दोस्तों इनके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास, यानी स्टॉक ने अपने प्रॉफिट एंड रिवेन्यू में कैसा परफॉर्म किया, तो ये है HDFC बैंक का रिवेन्यू। तो दोस्तों रिवेन्यू की बात करें तो हमेशा हमें अपसाइड ही देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर। जैसे मैं हमेशा ईयर टू ईयर की बात करता हूँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन ईयर टू ईयर HDFC बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अगेंस्ट में आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट में भी HDFC बैंक काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिलता है। देन दोस्तों उसके बाद बात करें ICICI बैंक की, तो यहाँ पर भी इनके रेवेन्यू में हमेशा हमें अपसाइड देखने को मिला। एंड प्रॉफिट में ऑल्दो थोड़ा बहुत डाउन साइड गया था, लेकिन उसके बाद से कंपनी ने अपना अच्छा रिकवर किया एंड अच्छा हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में तो दोनों बैंकों ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। देन उसके बाद दोस्तों इनके कुछ फाइनेंशियल रेशोज़ भी कंपेयर कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको फाइनेंशियल रेशोज़ का भी कंपेरिजन दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनेंशियल रेशोज़ में सबसे पहले कंपनी के एसेट्स की बात करें, यानी कि बैंकों के पास एसेट्स, तो HDFC बैंक के हमें 17 लाख के ऊपर के एक अच्छे एसेट बेस देखने को मिलता है, यानी 18 लाख ही समझ लीजिए, 17,99,000, 18 लाख के ऊपर 18 लाख करोड़ के अच्छे एसेट्स हैं। उसके अगेंस्ट में ICICI बैंक के 15,73,000 के ऊपर के एक अच्छे एसेट हमें देखने को मिलते हैं। ये सब फिगर्स करोड़ में है। उसके बाद दोस्तों ROE की बात करें तो ROE हमें HDFC बैंक का थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है, 15.17, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी अच्छा बना रही है अपने इक्विटी के अगेंस्ट में। एंड ICICI बैंक का भी 11.90 एक अच्छा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों ROE कि कंपनी अपने एसेट्स पर रिटर्न बना पा रही है या नहीं, तो यहाँ पर हमें 1.76 एंड यहाँ पर 1.16, तो दोनों का हमें 1 से ऊपर का देखने को मिलता है। तो दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो यहाँ पर हमें HDFC बैंक के रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,09,258 करोड़ के अच्छे रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके अगेंस्ट में ICICI बैंक के भी 1,53,000 यानी कि 1.5 लाख करोड़ के अच्छे रिजर्व्स एंड सरप्लस देखने को मिलते हैं, जो कि इनकी मार्केट कैप को जस्टिफाई भी करते हैं। उसके बाद दोस्तों बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास जो डेप्ट है वो है 1,77,000 करोड़ का। उसके अगेंस्ट में ICICI बैंक के पास 1,43,000 का। तो दोस्तों इनके बोरिंग से लेके इनके रिजर्व्स का अगर हम कंपेरिजन करें तो दोनों बैंकों के पास लगभग सेम ही रेशो में हमें रिजर्व्स एंड उसके अगेंस्ट में बोरिंग देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों एक मतलब बैंक है तो इनके पास बोरिंग तो रहेगी, इनका बिजनेस ही ऐसा है लोन लेने का या लोन देने का। तो दोस्तों बैंकों में कभी भी आपको कोई भी बैंक डेप्ट फ्री तो नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है इनके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस उससे ज़्यादा है जितनी इनकी बोरिंग है। आप देख सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू बोरिंग। तो चलो ये तो चीज़ होगा। अब दोस्तों बात आती है दोनों में से किस बैंक के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों दोनों बैंकों का बिजनेस मुझे सेम लगा, ऑल्दो HDFC बैंक में थोड़े से NPA के इशूज़ कम रहेंगे,
लेकिन ICICI में थोड़े से रह सकते हैं। ऑल्दो वो अभी कंपनी पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड लगातार इनके NPA डाउन आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों HDFC बैंक की एक और आगे का कंपेरिजन करें तो दोनों बैंकों ने फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है एंड उसके साथ साथ ICICI ने भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें तो दोनों बैंकों ने लगभग सेम ही रिटर्न दिया इन लॉन्ग टर्म। उसके बाद दोस्तों दोनों बैंकों के फाइनेंशियल रेशोज भी हमें सही देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों आते हैं इनके प्रोमोटर होल्डिंग में, तो वो भी हमें दोनों बैंकों की HDFC बैंक की थोड़ी से ज़्यादा प्रोमिसिंग लगी एज़ कम्पेयर टू ICICI बैंक। तो दोस्तों अब अगर मैं अपनी बताऊं कि दोनों में से मैं किस में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, दोस्तों अगर मुझे अपना पैसा लगाना हो तो मैं दोनों बैंकों में 50-50 के रेशो में पैसा लगाना चाहूँगा, क्योंकि HDFC बैंक की मार्केट कैप इतनी बड़ी है कि अगर आपने इस बैंक को छोड़ा तो आपको कभी बाई चांस ICICI बैंक में प्रेशर आता है। और तो प्रेशर अगर दोनों बैंकों में से किसी में भी आए तो पूरी मार्केट में प्रेशर रहेगा, लेकिन बाई चांस अगर ICICI में आए तो HDFC बैंक सबसे सेफ बैंक मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी मार्केट कैप इतनी बड़ी 8 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप। अगर इन पे दिक्कत आई तो समझ लीजिए इकोनॉमी पे ही दिक्कत आ जाएगी पूरी इंडिया की, एंड उसके साथ साथ ICICI बैंक पे भी दिक्कत आ ही जाएगी। ऑल्दो कभी ICICI बैंक पे दिक्कत आती है तो इन पे टेम्पररी दिक्कत आएगी HDFC बैंक पे, ये फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे। लेकिन अगर HDFC में दिक्कत आई तो ICICI में भी पूरे बैंकिंग में ही प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी मार्केट में HDFC बैंक के ऊपर है। तो दोस्तों मैं तो दोनों बैंकों में अपना 50-50 के मैं पैसा लगाना चाहूँगा। आप कभी ये मत करिएगा कि आपने सिर्फ ICICI बैंक ले लिया, क्योंकि स्टॉक पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों HDFC बैंक ने लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है, उसके साथ साथ स्टॉक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। तो दोनों बैंकों को अपने पोर्टफोलियो में लेके चलें। और दोस्तों बैंकिंग में मुझे बैंकिंग पे इतना भरोसा क्यों रहता है, क्योंकि कुछ भी हो कंट्री में बैंकिंग तो चलने वाला है। बैंक थोड़ी ना बंद हो जाएंगे किसी भी कंट्री में, अगर बैंक बंद हो गया तो कंट्री में क्या बचेगा। तो दोस्तों इस वजह से मुझे बैंकिंग पे काफ़ी भरोसा रहता है। सेक्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग एंड आपको रिटर्न भी अच्छे बना के देगा। ऑल्दो टेम्प्रेरी प्रेशर सेक्टर पे चलता रहता है, बैंकिंग पे प्रेशर चलता है जैसे जैसे कंट्री की इकनॉमी चलती है, लेकिन यहाँ पर बैंक वापस से रिकवर कर लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों मेरी तो यही राय थी इन दोनों बैंकों को लेके कि आप दोनों बैंकों को साथ में अपने पोर्टफोलियो में लेके चलें। दोनों बैंकों में कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों के NPA काफ़ी कम रहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए कंटेंट के साथ।